अस्सलाम वालेकुम अहबाब, अंदाज़े नजम में फ़िक्र फ़लसफ़ा का प्रोग्राम आपकी खिदमत में हाज़िर। जी नजम, हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद जवाद साहब। सर खुशामदीद आपको। मैं चाहूँगा कि पहले हम जो आज रीडिंग है हमारी किंग लेयर है जी और किंग लेयर के मुतल्लिक़ छोटा सा हम खुलासा पेश करेंगे जी और फिर आपसे क्वेश्चन और आंसर का सिलसिला होगा। जी बिल्कुल। तो अहबाब ग्रामी, किंग लेयर बरतानिया का बूढ़ा बादशाह है। वो अब हुकूमत छोड़कर अपनी तीनों बेटियों के दरमियान में अपनी सल्तनत तकसीम करना चाहता है। इससे पहले कि वो अपनी बेटियों का प्यार जांचने के लिए इनसे कहता है कि वो बताएं कि वो इसे कितना चाहती हैं। गोर्नियल बड़ी बेटी और रैगन दरमियानी बेटी झूठी तारीफ़ों के पुल बांध देती हैं ताकि इन्हें बड़ा हिस्सा मिले। कॉर्डेलिया सबसे छोटी बेटी सच्ची और मुखलिस है। वो दिखावे की बजाय सिर्फ इतना कहती है कि वो अपने बाप से वैसे ही मोहब्बत करती है जैसे एक बेटी को करनी चाहिए। लेयर इस सच्चाई को गुस्ताखी समझ के नाराज़ हो जाता है और कॉर्डेलिया को जायदाद से महरूम कर देता है। कॉर्डेलिया बाद में फ्रांस के बादशाह से शादी करके फ्रांस चली जाती है। लेयर अपनी सल्तनत गोर्नियल और रैगन में बांटकर इनके रहमो करम पर रहना शुरू कर देता है। वो दोनों बेटियां जल्द ही अपनी असलियत दिखाती हैं और लेयर की तजलील शुरू कर देती हैं, हत्ता कि इसके अपने नौकर भी निकाल दिए जाते हैं। लेयर पागलपन के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है और तूफान में तन्हा भटकता है। अब इसके बाद ग्लोस्टर, जो कि बादशाह का वफादार दरबारी, उसका नाजायज़ बेटा एडमंड साजिश करके अपने भाई एडगर को मुजरिम साबित कर देता है, जिससे एडगर को जान बचाकर भागना पड़ता है। एडमंड अपने बाप ग्लोस्टर के खिलाफ भी साजिश करता है और ग्लोस्टर की आंखें निकाल देता है। फ्रांस से कॉर्डेलिया अपनी फ़ौज लेकर आती है ताकि अपने बाप को इस जिल्लत से बचा सके, लेकिन जंग में वो गिरफ्तार हो जाती है। एडमंड के हुक्म पर कॉर्डेलिया को कत्ल कर दिया जाता है और लेयर अपनी मुर्दा बेटी को गोद में उठाए रोता है और गम से मर जाता है। एडमंड, गोर्नियल, रेगन ये सब अपनी साजिशों में आपस में बर्बाद हो जाते हैं। आखिर में एडगर, जो अपनी शनाख्त छुपाए रखे था, वो कुछ दीगर दरबारी रियासत को संभालने की कोशिश करता है। इस ड्रामे का मौजू ताकत, गुरूर, सच, मोहब्बत और धोखे की हकीकत है। शेक्सपियर दिखाता है कि झूठी खुशामद और अंधी ताकत पर भरोसा करना किस तरह इंसान को तबाही के दहाने तक ले जाता है। जी सर, आते हैं आपकी तरफ। हमने समरी पेश की इसकी, और आप मुझे बताएं कि किंग लेयर की ये जो कहानी है ये इतनी सुनी सुनाई क्यों लगती है? ये आपकी बात से मुझे इंतज़ार हुसैन की एक बात याद आई। सही। उर्दू अदब का बहुत बड़ा नाम, वो गुफ्तगू भी बहुत क्रिएटिव करते थे, जैसे लिखते थे। कहने लगे कि ये जो कहानियाँ होती हैं ना, ये बड़ी आवारा किस्म की होती हैं। अच्छा। तो एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक तहजीब से दूसरी तहजीब भटकती रहती हैं। ना इनको कोई पासपोर्ट की ज़रूरत होती है, ना इनको कोई वीज़े की ज़रूरत होती है। कहना ये चाहते थे, और इत्तेफाक से उन्होंने किंग लेयर ही की मिसाल दी। वो आपके सवाल से याद आया। कहने लगे कि शेक्सपियर को पढ़ रहा था और जब किंग लेयर को पढ़ना शुरू किया तो ख्याल आया कि अरे ये तो मैंने बचपन से अपनी नानी के मुंह से सुनी थी कि एक बादशाह है, उसकी 3 लड़कियां हैं, वो पूछ रहे थे। तो फिर कहने लगे कि मैंने कहा कि मेरी नानी ने शेक्सपियर कब पढ़ा? तो असल में वो बस वो जो कहना चाहते थे, मैं भी वही एक दफ़ा आपके प्रोग्राम में, हमारे प्रोग्राम में पहले भी बात हुई। शेक्सपियर की बहुत सारी कहानियाँ ऐसे सुनी सुनाई ही हैं। फोक टेल्स हैं, तारीख़ी ट्रेजेडीज़ भी हैं, तारीख़ी वाक़यात जिस तरह लोग उन्हें बयान करते हैं। मैजिक उसके यहाँ कहानी का नहीं होता, मैजिक उसके यहाँ ट्रीटमेंट का होता है कि जब उसके पास किरदार आए तो वाकई बोलने लगे। उसके पास शदीद दुख में, शदीद खुशी में, लव में, वो चूँकि उसका पहले महल नहीं था, तो शेक्सपियर पर कई लोग फांसी के भी इल्ज़ाम लगाते हैं, और मैं उसको ठीक नहीं समझता। यानी वो जब उसने कोई बड़ी बड़ी बात करनी होती है ना, खुली डुली, तो वो ये सोच के कर देता कि ये भी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। और बाज़ का बहुत बेतुकी बातें भी कर रहा होता है बज़ाहिर। मसलन मैकबेथ में एक पोर्टर सीन है। अब वो उस वक्त तो वो उसने उसको कत्ल कर दिया है डंकन को, और हम यानी द ओरिजिनल ऑडियंस इस तरह करके बैठी है, तो इसको कॉमिक रिलीफ कहते हैं। तो वो ज़्यादा एक शराबी है और बकबक किए जा रहा है कि शराब पी के ज़्यादा पेशाब आता है।
अब एक सतह पे आप देखेंगे कि ये इन्ना सानू घबरा पा के ते की कर रहे हैं। तो शेक्सपियर से लोगों ने ये भी सीखा कि बहुत ज़्यादा टेंस करके जो जो उसमें ये था ना ताकत, तो ऑडियंस को बीमार भी नहीं कर देना। उसने ये भी कहा कि कॉमिक रिलीफ भी देना। इवन हमारी उर्दू, पंजाबी, पाकिस्तानी फिल्में ये साथ साथ मुनव्वर ज़ीफ और रज़िया की कहानी क्यों चलती थी, और ख़ास तौर पर उस वक्त चलती थी कि जब बहुत ही ज़्यादा एक तो आपकी सवाल की हद तक कि सुनी सुई जो जैसे मैंने इंतज़ार साहब का किया, ये फोक कहानियाँ हैं कहीं, और ये शायद उसकी बहुत पॉपुलैरिटी की वजह भी है, या तारीखी कहानियाँ। वो कोई रिसर्चर थोड़े था, तारीखी जैसे क्लियोपेट्रा, सीजर एंड क्लियोपेट्रा, हेनरी द फोर्थ, ये वगैरह, या वो तारीखी चीज़ें कि जो जिस तरह अवाम ने परसीव की, मगर इसके हाथ में जाएंगी तो किरदार कुछ और कहेंगे, और दुख का, सुख का, बाज़ौक़ात सेक्स का, बाज़ौक़ात जज्बात का, बाज़ौक़ात शदीद मोहब्बत का, वो कुछ कह देंगे कि फिर आपको बाकी चीज़ें भूल जाएंगी। सही, सुनी सुनाई तो इसलिए लगती। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, हम यहाँ पर एक बड़ा मेजर चीज़ देखते हैं, वो ये कि वालिदैन, हमारे भी यहाँ पे एक कल्चर है, तो कहा जाता है कि वसीयत का एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि बच्चों को वसीयत कर देनी चाहिए। और हमने भी देखा है कि कुछ ऐसे जो है कह लें अपनी तरफ से तो समझदार किस्म के जो है वो वालिदैन होते हैं, जो अपने बच्चों में पहले ही बांट देते हैं सारा कुछ, और फिर उनके रहमो करम पे चले जाते हैं। वरासत, आपको क्या लगता है कि वरासत किसी भी इंसान को अपनी ज़िंदगी के अंदर बांट देनी चाहिए, या उसको कहना कि भाई मुझे मर लेने दो, उसके बाद ये बांट लेना आपस में? आपके सवाल से बल्कि आपके सवाल में कुछ छुपे छुपे जवाब भी हैं जो आपने खुद भी दिए, मैं उसको रिस्पॉन्ड करूँगा। पहली बात तो यह है नजम साहब के माँ हो या बाप हो, मैं समझता हूँ कि मरने से पहले जायदाद बच्चों में नहीं बांटनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसका मगर मेरी उसकी तौजीह बड़ी, मेरे बच्चे भी बैठे हैं, मगर उसकी तौजीह मेरी अपनी है, हम खुद। ठीक है कि जिसको इकबाल ने कहा ना कि ना खुद शर्मसार हो तो ना मुझको क्या मिसरा था कि जिसका मानी है कि ना शर्मसार हो तो ना मैनू शर्मसार कर। जब अच्छे अच्छे बच्चे देखे हैं कि कमबख्त जब वो पता चलता है ना कि इस माँ से, इस बाप से अब कुछ और मिलना नहीं है। अच्छा, सिर्फ दूसरा मैं समझता हूँ कि माँ बाप जब तक ज़िंदा हैं उनको माँ बाप ही रहना चाहिए। आपकी बात नहीं मान रहा, उसको डिसोन कर दे, अपने लेवल से न गिरे। ये तो आपने जब वो सारा कुछ बांट भी दिया और फिर उसके डिपेंडेंट हो के नहीं करना चाहिए। शायद मैं समझ ये कर रहा हूँ कि माँ बाप को अपनी जगह पर ही रहना चाहिए। दूसरी बात ये, यहाँ विरासत का सिर्फ मसला तो नहीं है, वो खुशामद पसंद है। वो कमबख्त अभी 80 से ऊपर है, जितनी डिटेल मुझे याद है 80 से ऊपर है, उसका बेटा भी कोई नहीं हुआ, उस वलीअहद भी कोई नहीं, अब और बेटियों एक गैर शादीशुदा, तो दामादों के पास ही वो जानी है, मगर खुशामद पसंद है। और ये शेक्सपियर का ये ड्रामा ये भी बताता है कि खुशामद पसंद का जो अंजाम है वो हमेशा भयानक होता है। हमने बहुत अफसरान देखे, मैं कुछ ज़्यादा ना कह दूं, मैं भी एक बड़े इदारे में वो, तो खुशामद पसंद अफसर को तो उसके ड्राइवर आगे लगाई फिरते हैं, ये हमने देखा। खुशामद पसंद आदमी को तो पूरे ऑफिस को एक क्लर्क ने आगे लगाया होता है। किंग लियर का मसला जायदाद बांटने से ज़्यादा ये था कि ये को नॉर्मल बात है कि तीनों लड़कियां मुझे बताओ कि मैं कितना प्यार करती हूँ, तो जितना प्यार ज़्यादा करेगी उतनी मैं ज़्यादा वो दूंगा। तो ज़ाहिर है जो फ्रॉड लड़कियां थी अलॉन्ग विद देयर हस्बैंड्स, वो पता नहीं क्या कुछ कहती रही। वो कॉर्डिलिया ने बिल्कुल सही कहा, उसने कहा मैं इतना ही प्यार करती हूँ जितना एक बेटी को बाप से करना चाहिए। और वो गधा भी इतना निकला कि इसमें भी छुपी मोहब्बत को नहीं देख सका, और उसने कहा कि तुमने मेरी तौहीन किया, जाओ निकल जा। हम बाज़-औक़ात कुछ लोगों के बारे में बहुत ओवर जो है वो एस्टीमेट्स लगा रहे होते हैं, कुछ लोग बहुत अंडरमाइन कर रहे होते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो हकीकत में तभी इंसान खुलता है। तो आपको नहीं लगता कि शायद कि उसको जो तजुर्बात
ज़िंदगी की ने दिए जो तल्ख तजुर्बात उस काम के बाद हुए, जायदाद की बंदर बांट के बाद हुए, तो उसने फिर उसको बताया कि भाई ये आप गलत किया आपने? नजम साहब बिल्कुल उसके साथ तो बहुत बुरा हुआ। वो जब पहली ड्रामा बताता है कि बड़ी लड़की के पास जाता है तो उसने 100 नाइट्स 100 दिन का होता है। तो 100 मुलाजिम साथ थे। अब वो शहनशाहियत तो उसके अंदर नहीं ना गई, बादशाह था और 80 साल की उम्र तक बादशाह था। तो बड़ी लड़की ने सबसे पहले कहा कि एडे कितों खवावांगे पियावांगे, तेरे 50 कर दो। ठीक है। दूसरी कमबख्त तो कह रही थी कि 50 भी ज़्यादा, 25 कर दो। 25 कर दो। तो ये तजर्बात तो बाद में हुए, मगर ये उसको पहली उससे गलती ये हुई कि ज़िंदगी में जायदाद बांटनी नहीं चाहिए थी। दूसरा ये हुआ था कि खुशामद परस्त आदमी था। अच्छा, बल्कि इतने शेक्सपियर की बातों में, छोटी छोटी बातों में बड़ी रमज़ होती है। इतने सारे नौकर लेके क्यों फिरता था? वो खुशामदी था, आई मीन खुशामद परस्त था। तो असल में ये ट्रेजेडी उन लोगों के लिए, देखिए शेक्सपियर का कैसा बड़ा जहन है कि एक ट्रेजेडी वॉल्टिंग एम्बिशन से है, एक ट्रेजेडी रोमांटिक है, एक ट्रेजेडी सेक्सुअल जेलिसी है। मैं मुख्तलिफ ड्रामा, ये उस शख्स की ट्रेजेडी है कि जो 80 साल तक लोगों से खुशामद कराता रहा, मगर फिर भी उसका सेल्फ नहीं भरा। बल्कि मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है, शायद आप मुझसे एग्री करें, कि इंसान अपनी आदमियत में जितना बड़ा होता है वो उतना ही नॉर्मल और सादा होता है, और इंसान जितना छोटा होता है उसको उतने ही खुशामदी चाहिए होते हैं। बिल्कुल। तो ये वहाँ से इसकी ट्रेजेडी। और बच्ची तो बहुत मासूम रही, सबसे छोटी, उसने जो कहा ठीक कहा। वो ये हुआ कि ये समझ नहीं पाया कि इसका क्या मतलब है कि मैं उतना ही प्यार करती हूँ जितना एक बेटी को बाप से करना है। अच्छा सर, किरदार और गुफ्तार के अंदर आप क्या समझते हैं, क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है, और ये शेक्सपियर का एक मुस्तकिल मौजू है। मुझे चंद एक उसके मसलन देखें कि गुफ्तार और किरदार को देखना हो तो मैकबेथ के एक सीन को मत भूलिए। लेडी मैकबेथ के साथ मिल के घर आए बादशाह को कत्ल करवा देती है, और उसके बाद एक लंबी तकरीर करती है कि ओ जी क़यामत पै गई है, तैन जो हो गया तो कमाल हो गया, और फिर बेहोश होने का नाटक भी करती है। ये है गुफ्तार। किरदार देखें, मैकडेफ के मुंह से सिर्फ एक लाइन लिखो, अभी इस वक्त मेरा जहन ठीक काम कर रहा है, याददाश्त। मैकडेफ के मुंह से शेक्सपियर ने सिर्फ इतना कहलवाया कि वो ग्रीन फेस था, तो उसके लड़कों कहता है कि योर रॉयल फादर डाइड। एक लफ्ज़ नहीं कहा, और स्मेल कर रहा था कि की ड्रामे हो रहे ने। मेरा ख्याल है कि बेजा गुफ्तगू सिर्फ हमाकत की निशानी नहीं होती, ये इनसिंसियरिटी की भी होती है। खुद ही मार के तो एक लंबी बात कर दी। और जैसे मैंने पहले कहा कि ये ट्रेजेडी ये है कि जो चापलूसी पसंद आदमी है, जो खुशामद पसंद है, उसका क्या अंजाम होता है। और फिर ये है कि जो खुशामद कर रहे होते हैं वो आपसे रत्ती बराबर सिंसियर नहीं होते। ये कितनी जी अच्छा, मगर इसमें ज़िंदगी की ट्रेजेडी छुपी बैठी है। हो सकता है आपका कोई दोस्त हो और वो बहुत सिंसियर हो, और आपको वो बिल्कुल बुरा लगता हो क्योंकि तुसी पीण लगे हो तो शराब ना पियो, तुसी अब्बा जी ना लाड़े हो, वो कहो मैं तेन छितर मारांगा कि तू ऐसे, तो आप जनरली महसूस करने लगे कि ये तू तो मेरा प्यो बन रहा है। वही सिंसियर है। अब्बा जी नाल लड़न का मतलब आखिरत खराब की थी तो बहुता पी के तुसी वैसे फारग हो जाना। तो ये बहुत बड़ा ड्रामा है अगर गौर करें इसमें। वो गुफ्तार और किरदार में क्या फ़र्क है, और गुफ्तार के ज़रिए लोग किस हद तक आप पर इन्फ्लुएंस पैदा करते हैं और किस हद तक आपको तबाह कर सकते हैं। और वो एक जो वो सारी तकरीर नहीं कर सकती या कर सकता, उसका भी अंजाम ठीक नहीं। वो अपने बाप के हाथ में ही बिल्कुल ऐसे, क्योंकि उसको बचाने आई थी, तो इन द मीन टाइम वो कत्ल हो गई। अच्छा सर, मुझे बताइए कि एक इंसान को मोहब्बत है, और मोहब्बत के बाद आप
अपने एक इजहार करना है। तो मुझे बताएं कि मोहब्बत और मोहब्बत के इजहार में क्या जो है चीज़ें मलहूज़े खातर रखनी चाहिए? इसका जवाब आपको ना बतौर शायर अच्छा नहीं लगेगा। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि बाद लोगों का ये ख्याल है कि जो बड़ा शायर वही होता है जो बड़ा लवर हो, तो जिदो जिदो तो प्यार ही नहीं किया और पागल ही नहीं होए किसी बूढ़ी दे जितो। ऐसी बात नहीं है। जो ग्रेट लवर्स होते हैं वो ग्रेट पोइट नहीं होते, बस बेचारे एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तुसी कर दो। नहीं, कहा जाता है मोहब्बत की नाकामी अक्सर को शायर बनाती है। नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज। मसलन अक्सर मैंने इसलिए मोहतात रहते हुए अक्सर का लफ्ज इस्तेमाल। बिल्कुल। और मैं भी चूंकि कैमरे के सामने हूँ तो चूंकि वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, वरना मैं बात ना करता। टीवी के एक प्रोग्राम में एक एंकर, और वो एंकर भी बुशरा अंसारी की जो बहन है, बहुत पॉपुलर है अक्सर उनका नाम, तो वो मुनीर नियाजी के घर चली गई। क्योंकि मैं इस ना बात करता क्योंकि वो रिकॉर्डेड इंटरनेट पे ऑलरेडी मौजूद है। तो उनकी बीवी साथ बैठी, नाहिद मुनीर नियाजी। तो उन्होंने कहा कि आपने कितने इश्क किए? तो कहती 40 के करीब। वाह वाह वाह। मगर अब अंदाज़ा लगाइए कि वो इतनी मुतमईन क्यों बैठी है। क्योंकि जो बंदा 40 इश्क कर सकता है ना, उसकी बीवी को समझने की बात है, वाकई इनसिक्योर नहीं होना चाहिए। वो ये- एक और भी ये एक बात। और भी जो एक्ट्रेस है, उन्होंने बात की मेरी इससे शादी हो गई, वरना मेरे पता नहीं अब तक कितनी शादियां हो चुकी होनी थी। यानी इस बंदे ने मुझे जो है ना वो टैकल कर लिया। टैकल कर। तो ये है कि एक बेराह रवी, एक मैं इन चीज़ों को अलग करना चाहता हूँ। सबको पता है वुमनाइजिंग और बात है, बेराह रवी भी थोड़ी और बात है, परवर्जन जिसको जिनसी कजर भी कहते हैं वो भी ये तो खैर वैसे ही कुछ और मौजूआत है। मोहब्बत जो ट्रू मोहब्बत भी है, ये हम नहीं कह सकते। ऐन मुमकिन है कि बंदा तो बिल्कुल सही लवर हो, वो उसको एक्सप्रेस ना कर पाता हो, वो शायर ना हो। और ऐन मुमकिन है कि शायर बड़े ही डैश हों, मगर ये मुमकिन है कि मगर उनकी कुछ आप बीती, कुछ जग बीती। मैं इसकी एक मुझे जल्दी से मिसाल याद आ गई। 1857 जिस तरह बहादुर शाह जफर पे बीता है, गालिब पे नहीं बीता। हमने ये पढ़ा कि बहादुर शाह जफर के जवान बच्चों के सर काट के अंग्रेज़ उसके सामने करते रहे, फिर उसको वहाँ से ले गए रंगून में जाके उसका मुकदमा। मगर जिस तरह 1857 को गालिब ने देखा, अपने खतूत में जिस तरह बयान किया और उसका जो इजहार किया, वो इतने गम सह के भी बहादुर शाह जफर नहीं कर सका। वाह। तो एक्सप्रेशन जो है, बल्कि बाद फ़लसफियों का तो ये ख्याल है कि आर्ट है ही एक्सप्रेशन। एक डेफिनेशन कुछ थोड़ी सी मैंने ज़ाती बना ली हुई है कि आर्ट इज़ द इमेजिनेटिव एक्सप्रेशन ऑफ द आर्टिस्ट शेयर्ड बाय अदर्स। वाह। अच्छा, शेयरिंग भी ज़्यादा तब होती है कि जब उस एक्सप्रेशन में जान हो, जैसे शेक्सपियर है। अच्छा सर, वो एक शेर है, जी जी। कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। तो आपको क्या लगता है इस ड्रामे के अंदर एक अर्श है और एक फर्श है, तो ये जो कह ले कि जो बहुत कह ले कि सुप्रीम जगह पर बैठता है, वही बिल्कुल नीचे वाली जगह पर भी पहुंचता है। मतलब ये कह ले कि ऊपर और नीचे का ये तज़ाद जो है वो बहुत ज़्यादा, जैसे हमने कुछ हुक्मरानों का भी देखा कि कभी वो बिल्कुल अर्श नशीन और बिल्कुल फ़र्श पे। तो आपको क्या लगता है कि किंग लेयर की कहानी में भी यही सूरत हाल है? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। मेरा ख्याल है ये कुदरत करती है, ये रब करता है, ये अल्लाह ताला करता है, ताकि हमें याद रहे कि अंग्रेज़ी में कहते हैं डेथ इज़ द लेवलर। फ़र्ज़ करें कि आप अरबपति हैं और फ़र्ज़ करें कि मैं फ़कीर हूँ। फ़र्ज़ करें कि आपने बड़ी मेहनत की है तो मैं भरे सिगरेट पाक से, मगर वो जाना सब ने कब्र ही है। बिल्कुल ठीक है। ये कुदरत का एक दस्तूर है। मतलब मैंने ये देखा कि देखिए कुदरत हर चीज़ तो हाथ में रखी हुई है। यानी फ़र्ज़ करें कि आपको
नशे की आदत है, तो एक वक्त आता है वो जो गुर्दे जिगर वही फेल हो जाते हैं। अगर आपको कोई अय्याशी की आदत है तो वो भी जवानी के 2 दिन है। इवन कई दफ़ा होता है कि हमें अपना बचपन बहुत खूबसूरत लग रहा होता है, बड़े हो गए तो वो ख़त्म हो गया। ये कौन करता है? कुदरत बताती है। वो असल में मेरा ख्याल है कि वो अपना टीचर भी हूँ ना, तो कोई ज़्यादा ना बोल दूँ, शाह हुसैन की मदद लेते हैं। वो 2 लाइनों में जिस जगह पे शाह साहब खड़े थे ना, रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, अंदर तू बाहर तू, रोम रोम विच तू ही ताना तू ही बाना, मेरा सब कुछ तू, कहे हुसैन फ़कीर निमाना, मैं ना ही सब तू। वाह 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 वाह। ये किंग लियर में बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और शेक्सपियर के ये जब आपका ये आपका और हमारा ये नेट पे आता है, और तो मुझे कुछ दोस्तों ने कहा कि तुम ये भी कहते हो कि शेक्सपियर में बड़ी रिलीजियोसिटी है, तो इस वजह से नहीं है कि तुम में है, नहीं। अब मैं आपको मेरे इसी बहाने क्लियर हो जाए। हैमलेट में आपको याद होगा कि एक जगह वो चचा पे वार करके कत्ल कर सकता था, मगर वो उस वक्त चर्च में दुआ कर रहा था। बिल्कुल ऐसे। तो उसने नहीं किया कि ये दुआ की हालत में है, मैं इसे मारूंगा तो ये जहन्नुम की बजाय जन्नत में चला जाएगा। मैं तो ये बिल्कुल नहीं कहता कि मैं कर रहा हूँ। शेक्सपियर दुनिया का वो बड़ा आदमी है कि जिसके अंदर बाकी चीज़ों का भी तो मैंने जिक्र किया ही है, वो जिसकी ऊट पटांग और पोटर थी, मगर उसके अंदर एक खुदा का शऊर, गॉड्स प्रेजेंस, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियोसिटी भी बहुत है। ये अर्श फर्श वाली बात आप दुरुस्त कह रहे हैं, तो वो इधर भी नज़र आती है और उसके बहुत सारे और प्लेस में भी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और अहबाब ग्रामी, किंग लियर बड़ा एक ट्रैजिक जो है ड्रामा है शेक्सपियर का, उसके मुतालिक हमने आपको मुख्तसर सा एक ख़ुलासा पेश किया, फिर उसके ऊपर कुछ बहस की जिससे इसको समझने में आपके लिए आसानी भी होगी। और अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें बताइएगा कि आप मज़ीद कौन सी जो है वो स्टोरी मज़ीद आप चाहते हैं कि हम इसके अंदर डिस्कस करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।